हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्लास 12th बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो सीरीज शुरू की थी उसमें से 10वां 11वां अध्याय कंप्लीट कर लिया और 12वां अध्याय हमने शुरू किया था। उसके बाद 2-3 दिन बीच में क्लास है वो नहीं हो पाई थी, कोई कारणवश गला खराब हो गया था ज़्यादा। आज भी दिक्कत तो है लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हो जाएगी आराम से क्लास। तो जो उसके अंदर हमने जो पारतंत्र शुरू किया था उस अध्याय में हमने ये देख लिया था अभी पारतंत्र की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हमने पारतंत्र के प्रकार देख लिए थे। पारतंत्र जो होता है वो स्थल और जल इस प्रकार से उनके प्रकार थे, या निर्माण के आधार पर अगर बात करें तो प्राकृतिक और कृत्रिम 2 प्रकार के थे। उसके बाद हमने इस पारतंत्र के घटक देखे थे, यानी कोई भी पारतंत्र है उसके कौन-कौन से घटक होते हैं, तो जैविक और अजैविक 2 प्रकार के घटक थे, उनको हमने देख लिया था। और फिर जैविक घटकों के अंदर हमने इसके फिर 3 भाग देखे थे, जिसके अंदर उत्पादक, उपभोक्ता में विभाजित किया था इसमें, और उपभोक्ता फिर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 3 प्रकार के थे। और एक जलीय पारितंत्र का उदाहरण जो हमने देखा था, जो हमारी किताब में दिया है, उसको भी हमने पूरा पढ़ लिया था भी किस प्रकार से एक जल के अंदर या तालाब के पारितंत्र के अंदर किस प्रकार से उत्पादक होते हैं, जंतु पलक, पादप पलक होते हैं। उसके बाद उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद उनको खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और उसके बाद तृतीय उपभोक्ता आते हैं। और फिर वो जब मर जाते हैं, उसके बाद अंतिम जो आते हैं वो होते हैं अपघटक। वो सारी क्रिया हमने देख ली थी। उम्मीद है वो सारा समझ में आ गया था। और आज जो शुरू कर रहे हैं वो है उत्पादकता, यानी उससे नेक्स्ट अगर हम स्तरों की बात करें या इसके घटकों की अगर बात करें, उसको क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा पढ़ते चलना है। जो हमारी किताब में दिया वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं चलेंगे। और उत्पादकता जो है, उसको पहला जो घटक है वो है उत्पादकता। इसके अंदर होता क्या है, यानी उत्पादन, उत्पादन शब्द का ही मतलब क्या है, निर्माण करना। आप देखते हो पेड़ पौधे हैं, वो कितनी मात्रा में कोई जीव का सॉरी जीव नहीं, कितनी मात्रा में अपने शुष्क भार का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। और यहाँ पे उत्पादकता है तो इसका मतलब हो जाएगा निश्चित समय के अंदर, अब निश्चित समय के लिए हमें इकाई समय यूज करेंगे। यहाँ पे इकाई समय के अंदर कोई भी जीव अपने शुष्क जैव भार के अंदर कितनी वृद्धि करता है या कितने शुष्क जैव भार का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादकता कहेंगे। ठीक है, तो उत्पादकता क्या होती है कि कोई भी जीव प्रति इकाई समय में अपने जैव भार के अंदर जैव भार की संख्या में कितना निर्माण करता है, कितनी वृद्धि करता है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्पादकता कहेंगे। और यहाँ पे जैव भार का मतलब है कोई भी जीव होता है, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधों का उदाहरण लेते हैं हम, तो कोई भी जीव है तो उसके भार के अंदर, शुष्क भार के अंदर जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। अब उत्पादकता को हम मापने की अगर बात करें तो 2 प्रकार से मापते हैं। एक तो अगर हम इसका ऊर्जा के रूप में मापन करें, यानी आपको पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कोई भी फिजिक्स आपने पढ़ी है, सभी जानते हो, फिजिक्स के अंदर ऊर्जा का मात्रक होता है किलो कैलोरी। तो अगर हम इसका ऊर्जा के रूप में मात्रक इसका उत्पादकता को मापते हैं तो इसको लिखते हैं के सी एल, यानी किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे वाई आर का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अगर ऊर्जा के रूप में हम उत्पादकता को मापते हैं तो किलो कैलोरी सी एल है, ये सॉरी ये देखो सी एल यानी किलो कैलोरी, जो क्या है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर प्रति वाई आर का मतलब, यहाँ पे वाई का मतलब है निश्चित समय, यहाँ पे ए तो साल हो गया, और आर का मतलब है दर, रेट। ठीक है, यानी उत्पादकता की परिभाषा हमने क्या देखी थी भी, इकाई समय के अंदर, परिभाषा लिख देता हूँ मैं पहले एक बार थोड़ी सी। इकाई समय में कोई जीव, इकाई समय में कोई जीव अपने शुष्क भार में जिस दर से वृद्धि करता है, जिस दर से वृद्धि करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। अब इकाई समय, यहाँ पे समय इसलिए वाई लग गया, दर का मतलब हो गया आर, रेट से हो गया। अब ऊर्जा में लिख रहे हैं इसलिए किलो किलोमीटर स्क्वायर क्या इसका ऊर्जा का मात्रक है। समझ में आ गया। उत्पादकता क्या होती है भी कोई जीव निश्चित समय के अंदर, इकाई समय के अंदर किसी दर से जैव भार या शुष्क भार के अंदर जो वृद्धि करता है उसे हम कहते हैं उत्पादकता। यहाँ पे किलो कैलोरी, यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक है इसीलिए लिख दिया। और दूसरा जो मापन करते हैं हम भार में करते हैं, दूसरा जो इस उत्पादकता का जो मापन करते हैं वो करते हैं भार में। अब भार आपको पता है, भार का मतलब वजन। अब जिस प्रकार से हमने ऊर्जा को मापा था, ऊर्जा का मात्रक होता है किलो कैलोरी, उसी प्रकार भार भार का तो मात्रक होता है वो ग्राम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर वाई आर। अब जी का मतलब हो गया ग्राम, क्योंकि हमने इस बार जो मापन किया है वो है भार,
तो भार का जो मात्रक हो गया जी, इसीलिए यहाँ पे है जी स्क्वायर वाई आर वन, ये जो हो जाएगा इसका मापन हो जाएगा भार के अंदर। तो ये किताब में सॉरी प्रश्न पूछा जाता है पेपर के अंदर भी, जो उत्पादकता होती है उसका मापन किस प्रकार से करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि भार में उत्पादकता का जो मापन है वो क्या है, और ऊर्जा में जो उत्पादकता का मापन है वो क्या होता है। तो भार में क्या हो जाएगा जी स्क्वायर वाई आर वन हो जाएगा, या वन न लिखे तो भी सीधा आर का मतलब एक ही होता है। और अगर ऊर्जा की अगर बात करें तो किलो कैलोरीमीटर स्क्वायर वाई आर वन हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका मापन, यानी किस प्रकार से हम उत्पादकता का मापन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो जो उत्पादकता होती है वो दो प्रकार की होती है। उम्मीद है इतनी परिभाषा और ये सारा समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं मापन की। जो ऊर्जा होती है सॉरी उत्पादकता होती है, ये दो प्रकार की होती है। प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार की होती है। मापन और परिभाषा सभी को समझ में आ गई। इसके बाद है प्रकार। प्राथमिक उत्पादकता, और दूसरी जो होती है वो द्वितीय उत्पादकता। उम्मीद है सभी को दिखाई दे रहा है सही। ये जो उत्पादकता होती है उसके प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी जो होती है वो होती है द्वितीय उत्पादकता। अब प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, तो हमने जो भी घटक देखे थे उसके अंदर, या उपभोक्ता शब्द देखे थे जैविक घटकों के अंदर, तो एक तो थे उत्पादक, दूसरे थे उपभोक्ता, पहले इसको समझिए आप, और तीसरे थे अपघटक। और ये उपभोक्ता फिर तीन प्रकार के थे, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय। एक बार इसको छोड़ते हैं। तो ये जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो कौन थे, सारे के सारे पेड़ पौधे थे, सारे के सारे पेड़ पौधे थे। ये क्या थे, प्राथमिक उत्पादकता थे। तो ये जो पौधे सबसे पहले सूर्य के प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश के अंदर जो उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं उसको, या इसके द्वारा बनाया गया जो ग्लूकोज है या कार्बनिक पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। यानी सबसे पहले उत्पादन कौन कर रहा है उसे प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। तो सबसे पहले उत्पादन कौन कर रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पौधा, ये जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जिस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं या ऊर्जा जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना। नोट्स के अंदर देखो 7 नंबर पेज के ऊपर इसकी परिभाषा दी गई है कि उत्पादकों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित करने की दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। समझ में आ गया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भोजन का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ दिया गया तो कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोज क्या भोजन ही तो है। तो सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट सबसे पहले जो उत्पादन पदार्थ किया जाएगा, उत्पादित किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो इसके द्वारा निर्माण किया गया है, जो भी प्राथमिक उत्पादकता है, या सबसे पहले जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ है, उसको कौन खाएंगे, उपभोक्ता खाएंगे, उपभोक्ता खाएंगे। वो उपभोक्ता तीनों आ जाएंगे इसके अंदर, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय, और तीनों उपभोक्ता खाएंगे। मान लीजिए ये हिरण आ गया, कोई शेर है, कोई मांसाहारी जीव है, शाकाहारी जैसे भी है। अब इनके अंदर इसके द्वारा बनाई गई जो प्राथमिक ऊर्जा है वही तो जाएगी। यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता जो निर्माण की गई थी, यानी ग्लूकोज, मान लीजिए यहाँ पे C6H12O6 में लिख रहा हूँ ग्लूकोज है, ये जो बनाया गया था, ये हिरण वही तो खाएंगे आगे। तो जो प्राथमिक या उत्पादकता से सॉरी उत्पादकों से जो उपभोक्ता के अंदर भोजन जाएगा, जो ग्रहण करेंगे। अब हिरण के अंदर भोजन का निर्माण होगा वो कहाँ से होगा, इसके पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन वही तो खाएगा। लेकिन जब जा कहाँ रहा है, वो दूसरी बार तो जा रहा है, क्या पहली बार बनाया गया है क्या, वो नहीं, पहली बार तो इसने बनाया था, पेड़ पौधे ने बनाया था, तो उसे प्राथमिक उत्पादकता कहा था हमने। अब ये दूसरी बार, यानी इसके द्वारा बनाई गई जो भी भोजन की क्रिया है उसको खा रहा है, उस भोजन को खा रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसे द्वितीय उत्पादकता कहेंगे। ठीक है, इनको दोनों को विवरण से पढ़ेंगे। एक बार इसकी परिभाषा मैंने बताई है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा है अभी तक उत्पादकता क्या होती है, यानी कोई भी जीव अपने शुष्क जैव भार के अंदर या जिस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है प्रति इकाई समय में और दर के अंदर, दोनों शब्द आपको याद रखना है। समय निश्चित होगा और दर का मतलब कोई निश्चित मात्रा है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। अब इस उत्पादकता के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, जो
उत्पादक होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट या पहली बार जिस भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। और इसके बाद इसको जब दूसरे जीव खाएंगे, शाकाहारी मांसाहारी आगे से आगे स्थानांतरित होगा, उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक उत्पादकता। चलो, प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? तो प्राथमिक उत्पादकता बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी सबसे पहले जो पौधों ने जिस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया प्रति इकाई समय के अंदर, उसे हम बोलेंगे प्राथमिक उत्पादकता। अब इसको परिभाषित भी हमने किया था कि कोई भी उत्पादक है वो सूर्य के प्रकाश को या सूर्य के विकिरण को डायरेक्ट कार्बनिक पदार्थ में जब बदलता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब ये प्राथमिक उत्पादकता भी दो प्रकार की होती है। पहले इसकी बात करें उत्पादकता के प्रकारों की, तो प्राथमिक और द्वितीय उत्पादकता होगी। अब प्राथमिक उत्पादकता होती है वो भी दो प्रकार की होती है। इसे हम लिखेंगे, पहली जो होगी सकल उत्पादकता बोलते हैं इसको, सकल उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब इनके शॉर्ट रूप होते हैं, वो नाम आते हैं, इसको बोला जाता है जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दूसरा जो होता है वो होता है नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राथमिक उत्पादकता, इसको बोला जाता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये दोनों क्या होते हैं, मैंने अभी भी क्या बताया कि कोई भी पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है, कोई भी पौधा है, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। इसको हमने क्या कहा, प्राथमिक उत्पादकता कहा। अब मान लीजिए इसने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा का निर्माण किया, या हम बोल लेंगे ग्लूकोज का नाम बोलकर हम मानते हैं ऊर्जा का जो निर्माण किया वो था किलो कैलोरी मान कर रहे थे हम 10 या 100, मान लो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण किया इसने। ये तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर डायरेक्ट इसने निर्माण किया, सबसे पहले सीधे रूप से निर्माण किया, जो 100 किलो कैलोरी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता करें। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, समझने का प्रयास करना, पूरा समझ आ जाएगा, परिभाषा की बात की बात है, यानी कुल मात्रा कह सकते हैं, इस पौधे के द्वारा उत्पन्न की गई कुल मात्रा है या नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, सकल प्राथमिक उत्पादकता, या इसे कहते हैं हम कुल प्राथमिक उत्पादकता, और इसे हम कहते हैं जीपीपी, यानी कुल टोटल इसने कितना निर्माण किया। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर हम इकाई समय मानते हैं, तो मान लीजिए 1 घंटा है, 2 घंटा या 1 रात या 2 दिन मान लो, 2 दिन के अंदर इसने क्या किया, 100 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण किया। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगी। इसको हम कुल भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, तीनों नाम एक ही है। इसने सबसे पहले कितनी मात्रा में उत्पादन किया, प्राथमिक उत्पादकता हो क्या हो गया, पहला प्रकार हो गया जीपीपी, मतलब कुल कितनी मात्रा में इसने क्या किया है, निर्माण किया। इतना समझ में आ गया। अब निर्माण करने के बाद आपको पता है पौधे के अंदर चाहे कोई भी जीव हो, सभी जंतुओं के अंदर क्या होती है, शरीर में शारीरिक क्रियाएं होती है। अब यहाँ पे जो क्रिया होगी वो श्वसन की क्रिया होती है। अब मान लीजिए इसने श्वसन की क्रिया के अंदर, श्वसन की क्रिया जानते हो, पहले तो श्वसन की परिभाषा पता है सभी को, नहीं पता मैं बता देता हूँ। हम जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, वो श्वसन की क्रिया नहीं है, वो तो आता है श्वसन और निःश्वसन। श्वसन की क्रिया कक्षा 11 में आपने पढ़ी है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा है, क्रेब्स चक्र आपने पढ़ा है, सॉरी, और वो ईटीएस चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन पथ आपने पढ़ा है। इसके अंदर क्या देखा था हमने, जो भी भोजन बनाया गया जैसे C6 H12 O6, ये सामान्यतः भोजन होता है जंतुओं का, कोई भी जीव है उसका भोजन है। इस भोजन से हम जो एटीपी के रूप में ऊर्जा निकालते हैं और CO2 का निर्माण करते हैं, ये एटीपी के रूप ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया, भोजन को तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा के निकालने की जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब हमने देखा था भी ये ग्लाइकोलाइसिस का जब हमने यूज किया था, पायरिकोमल का निर्माण किया, तब भी तो एटीपी का रूप में ये जो भोजन था, इसको तोड़ने के अंदर क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर पहले जो एटीपी उपस्थित थी उनका उपयोग किया था। पहले हमने दोनों एटीपी के यहाँ पे लगाए थे, उसके बाद जो ईटीएस चक्र है उसमें भी एटीपी यहाँ पे लगाए थे, और उसके बाद यहाँ पे नई एटीपी का निर्माण हुआ था। मतलब कुछ एटीपी हमने खर्च किया नहीं किए। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करें, कोई काम शुरू करें पैसा कमाने के लिए, लेकिन पहले वहां पे पैसा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा खुद से, फिर ही तो पैसा आएगा। तो उसी प्रकार हम क्या करें, ये श्वसन की क्रिया है, इसमें ऊर्जा निकाल रहे हैं जब बनाए गए भोजन से, तो पहले कुछ ऊर्जा हम क्या करें, उसके ऊपर खपत कर रहे हैं, वो क्रिया कहलाती है श्वसन कहलाती है, जिससे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे श्वसन की क्रिया के अंदर, अब वापिस पेड़ पौधे के अंदर आ जाइए,
प्राथमिक उत्पादकता क्या थी? कुल उत्पादकता यानी 100 किलो कैलोरी। अब क्या होता है जब श्वसन की क्रिया की यानी द्वारा हमने जब ऊर्जा निकाली इसे बनाए गए भोजन से, तो मान लीजिए यहाँ पे 20 अणु या 20 किलो कैलोरी 20 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो खपत हो गई, किलो कैलोरी श्वसन की क्रिया में खपत हो गई, तो बची कितनी? 80 किलो कैलोरी बची या नहीं बची? अब ये जो बची है ना इसको बोलेंगे हम एनपीपी अर्थात नेट प्राथमिक उत्पादकता। दोनों में अंतर समझ में आ गया? प्राथमिक उत्पादकता क्या है? कुल पौधे ने कितनी बनाई, कोई जीव है कोई पौधा है वो कुल कितनी ऊर्जा का निर्माण कर रहा है उसको तो बोलेंगे हम प्राथमिक उत्पादकता या जीपीपी। इसका पूरा नाम होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि इसने खपत कर लिया यानी कुल कितनी बचत की, बचत मान सकते हैं, वो बचत क्या है? एनपीपी है। तो 20 खर्च करने के बाद 80 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके पास बची, तो 80 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या है? एनपीपी है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया एक उदाहरण और देता हूं मैं, सभी को सही तरीके से दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है एक उदाहरण और देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इतने क्षेत्र के अंदर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है? कमाई यानी हमारे घरों में होता है, हम ही मान लीजिए हमारे घरों में माता पिता होते हैं, वो कमाई कर रहे हैं यानी नौकरी लगा हुआ व्यक्ति है, उसकी आय है, आय को मैं लिख रहा हूं जीपीपी यानी कुल महीने की इनकम कितनी है। तो मान लीजिए उसकी 50,000 रुपये महीने की इनकम है, 1 2 3 50,000 रुपये क्या है? महीने की इनकम है। अब इस 50,000 रुपये टोटल इनकम है या नहीं है? तो टोटल इनकम को हम क्या करेंगे? कुल इनकम कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसी प्रकार ये क्या है? सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? जीपीपी मतलब कुल कितनी उसकी उत्पादकता है और यहाँ पे कुल कितनी उसकी आय है। ठीक है, तो ये पौधा कुल कितने बना रहा है? ये 50,000 रुपये कुल इनकम लेके आ रहा है, तो ये 50,000 रुपये 100 किलो कैलोरी क्या बना रहे हैं? ऊर्जा बना रहे हैं कुल। तो जो सबसे पहले टोटल जो होती है उसको बोलेंगे हम सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब इसके बाद मान लीजिए इसने घरेलू खर्च के अंदर इस 50,000 रुपये में से 30,000 रुपये खर्च कर दिए। होता ही है, घरों में खर्च तो होता ही है। आपकी पढ़ाई की फीस दे दी, इसके अलावा आप मेले घूमने गए आपको वैसे दे दिए, या आपने साइकिल वगैरह मंगवा ली या गाड़ी वगैरह मंगवा ली, बुलेट वगैरह मंगवा लिया, तो इसमें खर्च लग गए। अब ये मत कहना अभी 20,000 में 30,000 में कौन सा बुलेट आता है, लेकिन किस्तों पे आ सकता है। मोबाइल लिया ये मान लो, अब बचे कितनी इसके पास? 20,000 बचे या नहीं भी? अब जो 20,000 बचती है वो है एनपीपी अर्थात नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात नेट प्राथमिक उत्पादकता। अब समझ में आ गया भी? जो बचत होती है उसे हम क्या कहेंगे? एनपीपी कहेंगे। तो उसे हम कुल भी कह सकते हैं, कुल तो से टोटल को कहेंगे, और बचती है नेट कितनी बचत निकाली उसे बोलेंगे एनपीपी। अब इसको भूल जाइए, वापिस यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि किसी पौधे के अंदर प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी? उसके द्वारा उत्पन्न की गई कुल उत्पादकता या जैव भार के अंदर परिभाषा क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैव भार या कार्बनिक पदार्थों की कुल उत्पादन की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद एनपीपी या शुद्ध या इसी को बोलते हैं नेट, इसी को बोलते हैं वास्तविक उत्पादकता। अब ये क्या होता है? उत्पादक के द्वारा जो कुल उत्पादन की गई है उसमें से श्वसन की दर को अगर निकाल दिया जाए तो बचेगी क्या? एनपीपी बचेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सूत्र दिया गया एक, एनपीपी के सूत्र हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एनपीपी बराबर, अब एनपीपी क्या है? नेट प्राथमिक उत्पादकता। इसमें से मैं जीपीपी, अब जीपीपी क्या है? कुल 100 किलो कैलोरी कुल है, घटा दूंगा। क्या घटाऊंगा? श्वसन की क्रिया में जो पौधा श्वसन में भाग लेता है, और यहाँ पे श्वसन की क्रिया को आर से लिखा है। इसका मतलब क्या है? आर का मतलब है रेस्पिरेशन और दूसरा आर इसका मतलब है रेट, यानी श्वसन दर लिख रहा हूं मैं। समझ में आ गया? रेस्पिरेशन रेट। अब इसको घटाने के बाद जो बचेगा वो होगी या नहीं भी? एनपीपी होगी, नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो उम्मीद है उत्पादकता पूरा समझ में आ गया। एक बार एक नजर में और देख लीजिए, उत्पादकता की परिभाषा क्या है? किसी भी जीव के द्वारा इकाई समय के अंदर, प्रति इकाई समय के अंदर किस दर से शुष्क भार के अंदर वृद्धि की जाती है उसे हम कहते हैं उत्पादकता। अब ये उत्पादकता होती है दो प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीय। हमने प्राथमिक उत्पादकता को शुरू किया है। प्राथमिक उत्पादकता क्या है? जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे डायरेक्ट प्रथम बार जिस ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलेंगे प्राथमिक उत्पादकता। अब ये जो प्राथमिक उत्पादकता होती है फिर दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी किसी पौधे के द्वारा, किसी जीव के द्वारा कुल जितनी उत्पादक की गई मात्रा वो प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगी। उसके बाद दूसरी जो है इस प्राथमिक का प्रकार है वो है नेट प्राथमिक उत्पादकता। इसका मतलब ये एनपीपी का कि जो भी पौधे ने कुल ऊर्जा बनाई उसमें से अगर श्वसन की क्रिया में खपत होने वाली ऊर्जा को निकाल देते हैं, कुल बचती है ना उसके पास शेष बचत,
उसको बोलेंगे हम नेट प्राथमिक उत्पादकता। उम्मीद है प्राथमिक उत्पादकता आपको पूरा समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा जो है वो है द्वितीय उत्पादकता। दूसरा द्वितीय उत्पादकता है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें क्या, इसे हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम से ही आपको समझा रहा हूँ सीधा, कि पौधे ने जिस ऊर्जा का निर्माण किया, ये मान लीजिए 100 किलो कैलोरी है, इसे तो हमने कहा था प्राथमिक उत्पादकता। अब मान लीजिए वो प्राथमिक कितनी भी हो, क्योंकि नेट और जीपीपी वो प्रकार थे, वो तो हमने देख ली पूरे। अब इस पौधे को अगर कोई हिरण खाता है या कोई भी जीव खाता है, जंतु खाता है दूसरा, तो आपको पता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसके अंदर जाएगी कितनी, 10% जाएगी, तो 100 का 10%, 10 किलो कैलोरी चली गई आगे। अब जो प्राथमिक उत्पादकता है उसको जो जीव खाएंगे, इसको बोला था हमने प्राथमिक उत्पादकता। अब प्राथमिक उत्पादकता को आगे दूसरे चरण के जो जीव खाएंगे, उसके अंदर जो ऊर्जा बनेगी उसे हम बोलेंगे द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता को पूरा देख लिया हमने, सूर्य के प्रकाश के अंदर जो बनाई गई थी प्राथमिक उत्पादकता। अब इसको जो भी जीव आगे खाएंगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीय उपभोक्ता हो गए, तृतीय उपभोक्ता हो गए, इस प्रकार से ये आगे से चरणों में चलती रहती है, वो कोई बात नहीं है। इन सभी को मिक्स रूप से हम क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे। जो प्राथमिक उत्पादकता है उसको खाने वाले जितने भी जीव हैं वो सारे सारे क्या करेंगे, वो उसी प्रकार से खाएंगे, कुल ऊर्जा लेके आएंगे, श्वसन क्रिया में भी खपत होगी ऊर्जा, ठीक है, लेकिन बचेगी ना कुछ, उसके अंदर से भाग के अंदर वृद्धि होगी या नहीं होगी, होगी, तो वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी। उम्मीद है दोनों समझ में आ गए, प्राथमिक और द्वितीय उत्पादकता। अब नेक्स्ट जो है वो इनकी निर्भरता, यानी जो उत्पादकता होती है वो किन के ऊपर निर्भर करती है। निर्भरता मतलब क्या है, जो प्राथमिक उत्पादकता है उत्पन्न हो रही है, अब वो अब सीधे से देखिए निर्भर किसके ऊपर करेगी। मान लीजिए हमने जिस व्यक्ति का उदाहरण लिया था जिसकी इनकम थी 50,000, वो किसी कंपनी में काम करता है, ये कंपनी है, उस कंपनी में काम करता है, तो इसके उत्पादन यानी ये जो महीने की इनकम ले रहा है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, इस कंपनी के ऊपर करेगी या नहीं करेगी। तो सीधी सी बात, ये प्राथमिक उत्पादकता है, वो उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करें, तो सूर्य के प्रकाश का करें या नहीं करें। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, सूर्य का प्रकाश, यानी प्राथमिक उत्पादकता जो है वो उसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है या किन के ऊपर निर्भर करेगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पे देखो, ये व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है तो उसके महीने की इनकम आएगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसके द्वारा जो प्राथमिक उत्पादकता किसी पौधे के द्वारा निर्माण जो की जाती है वो सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, पहला देखिए इसके अंदर प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र पादप प्रजातियों में निवास कर निर्भर करती है, यानी कितने, ये तो हो गया संख्या की बात की, और उसके बाद पोषक तत्व हो गया और सूर्य के प्रकाश के ऊपर क्या करेगी, निर्भर करेगी। दूसरा दूसरा यहाँ पे है कि प्राथमिक उत्पादकता उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे उनके ऊपर भी निर्भर करेगी, ये तो हो गया सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा कोई निश्चित क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है, इस निश्चित क्षेत्र में कितने पादप पाए जाते हैं उनके ऊपर भी निर्भर करेगा, या पादप की संख्या पर, पादपों की संख्या इनके ऊपर निर्भर करेगा। किसी क्षेत्र के अंदर कितनी प्राथमिक उत्पादकता हो रही है, किसी शुष्क भार के अंदर, किसी पौधे के शुष्क भार के अंदर कितनी मात्रा में वृद्धि हो रही है, वो इस बात पर भी निर्भर करेगा वहां पे संख्या कितनी है उन पौधों की। मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर 2 किलोमीटर का एरिया है और पौधे जो मात्रा 50 है, तो 50 पौधों के अंदर उत्पादकता होगी, कम होगी, यानी फल फ्रूट लगने की संख्या मान लो, उनके वजन के अंदर मान लो, लकड़ियों के वजन की बात करो, सारा सारा, और वहीं 2 किलोमीटर का क्षेत्र है वहां पे पौधे 50,000, तो वहां पे फल फ्रूट मान लीजिए उनकी उत्पादकता वो ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो वो निर्भर किसके ऊपर करेगी, पहला तो सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर करेगी, दूसरा जो है वो है उस क्षेत्र के अंदर निश्चित जो संख्या है पौधों की उनके ऊपर निर्भर करेगी, और इनके अलावा विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनके ऊपर निर्भर करेगी। तीसरी जो निर्भरता हो जाएगी वो पोषक तत्वों पर, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे को केवल सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है क्या, नहीं, केवल नहीं होती, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ जल की आवश्यकता होती है, इसके अलावा अनेक प्रकार के नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अनेक CO2 की आवश्यकता होती है, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो उनके ऊपर भी क्या करती है, प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो निर्माण किया जाता है उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। वो निर्भर किसके ऊपर करेगी, सूर्य के प्रकाश पर करेगी और पोषक तत्वों पर करेगी, और उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले निश्चित
जो पोषक तत्व है उनके ऊपर निर्भर करेगी। यहाँ पे एनसीईआरटी का थोड़ा-सा जो डाटा है वो दिया गया है, उसको देख लेना। इसमें ये लिखा है संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार जो कार्बनिक तत्व है शुष्क भार के रूप में लगभग 170 मिलियन है टन आंका गया है और समुद्र की उत्पादकता है वो 55 मिलियन टन आंकी गई है। तो ये थोड़ा-सा एनसीईआरटी वाला है वो देख लेना। तो ये हम जो पारतंत्र के घटकों की बात कर रहे थे उसमें पहला घटक हो गया उत्पादकता। उम्मीद है समझ में आ गया जैविक घटकों के अंदर। अब दूसरा है जो है वो है उत्पादकता के बाद है जो निर्भर करते हैं उपभोक्ता। उसके 3 प्रकार वो तीनों आपने देख लिए तो उसी दिन मैंने बता दिया जलीय पारतंत्र के अंदर भी बताया था और वन का जो स्थलीय मैंने उदाहरण लिया था एक जल वाला, हिरण वाला उसमें भी बता दिया था। अब उसके बाद तीसरा जो है जैविक घटक में वो है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? इसके बारे में हमारी किताब में दिया गया है तो उसको पढ़ते हैं हम अपघटक। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आ गया इतना। तीसरा देखो अपघटक। तो देखो अपघटन क्या होता है? अपघटन की प्रक्रिया आपने देखी थी एक जीव होते हैं अपघटक बोलते हैं उन्हें। वो क्या करते हैं अपघटन की प्रक्रिया करते हैं। डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको अपघटन। अब ये होते क्या है? ये प्रक्रिया मैंने बताई थी कि हमारे जीव कोई भी जंतु है, कोई भी जीव है, चाहे वो पेड़-पौधा हो, चाहे वो जंतु हो। जब वो मर जाता है तो उसको बोलते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ या इसी को हम बोलते हैं अपरद बोलते हैं। अपरद, ये भी हमने देखा था अपरद बोलते हैं। अपरद क्या होता है? अपरद कोई भी जीव होता है उसका मरा हुआ जो भाग होता है उसे अपरद कहते हैं। अब इस अपरद को कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें मृत जीवी भी कह सकते हैं। सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा इस मरे हुए या अपरद को क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों के अंदर अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में सॉरी अकार्बनिक पदार्थ में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिज लवणों के अंदर क्या कर देते हैं इसको तोड़ देते हैं। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना सभी को? ये इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो क्या होता है अपघटन की प्रक्रिया? जो भी अपरद होता है, जो भी मरे हुए भाग का अवशेष होता है, उसको क्या करते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अकार्बनिक पदार्थ के अंदर CO2 के रूप में या जल के रूप में या अन्य खनिज लवणों के रूप में क्या कर देते हैं? इसको तोड़ देते हैं। अब आपको पता है जो भी मृत है, अपरद है वो क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं हम, कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों या CO2 और जल के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गई परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सड़ा गला, मरा हुआ जो जीव है उसको अकार्बनिक पदार्थों के अंदर ये बदलते हैं और इसी के साथ-साथ क्या करते हैं? उससे CO2 निकाल लेते हैं, उससे जल निकाल लेते हैं। जो मिट्टी में मिलाने वाला होता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे खनिज तत्व हो गए वो मिट्टी में मिला देते हैं, ह्यूमस हो गया वो मिट्टी में मिला देते हैं। और जो हवा के अंदर यानी वायुमंडल में जो भेजने वाला होता है जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको वायु में मिला देते हैं। कौन मिलाते हैं? सूक्ष्म जीव मिलाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? अपघटन कहते हैं। समझ में आ गया इतना? अब इस प्रक्रिया को समझाने के लिए हमारी किताब में एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया गया है 12.1 उसको देखो। यहाँ पे जो उदाहरण लिया गया है वो एक पत्ती का लिया गया है यानी जो मृत भाग लिया गया है वो पौधे की पत्ती ली गई है। अब वो पौधे की पत्ती है उसको किस प्रकार से सूक्ष्म जीव होते हैं या जो अपघटनकारी होते हैं इसी को अप्रधारी भी कहते हैं हम, इस अपरद को खाने वाले अप्रधारी होते हैं वो किस प्रकार से इसको बदलते हैं और इसके चरण दिए गए हैं। सामान्यतः 5 चरण के अंदर इस अपघटन की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला जो है वो है विखंडन। इसको अपघटन के चरण के रूप में भी लिखा गया है। इतनी परिभाषा समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम चरणों की बात करते हैं। जो अपघटन के चरण है उसमें पहला जो चरण है वो है विखंडन। विखंडन और इसके अलावा अपघटन, हाँ इसमें और तो कुछ नहीं रहा। अपघटन की प्रक्रिया और अपरद की परिभाषा हो गई। ठीक है, चलो चरणों को हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला चरण है वो है विखंडन, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा जो चरण है वो है निक्षालन। निक्षालन, एक मिनट, ठीक है। पहला चरण हो गया विखंडन, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा है निक्षालन, इसी को लिचिंग भी बोलते हैं। फिर अपचयन, हेमिफिकेशन और खनिजीकरण।
अपचयन, और चौथा चरण होता है वो होता है ह्यूमिफिकेशन। पूरा विवरण पढ़ेंगे क्या होता है ये। इसके अलावा एक हो गया खनिज, यानी ह्यूमिफिकेशन और खनिज को आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम, एक ही बात है ये, खनिजीकरण। इसमें कुछ नहीं, बस खनिज और ह्यूमस का निर्माण है। ये सामान्यतः चरण होते हैं। इसके इंग्लिश वाले नाम आपको लिख लेने हैं। लिचिंग आता है कई बार इसका, निक्षालन का, इसे लिचिंग भी कहते हैं। ये अपघटन की प्रक्रिया के चरण है। यानी अपघटन हमने जो देखा था, क्या देखा था, कोई भी मरा हुआ जीव है उसको अकार्बनिक पदार्थों के रूप में बदलने की प्रक्रिया, वो अपघटन कहलाती है। ये जो अपघटन के चरण है, यानी कितने भागों में करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं कितने भागों में इसको अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं कार्बनिक पदार्थों को, वो 5 भाग है। सबसे पहला जो भाग है वो है विखंडन, इस और इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और दूसरा जो भाग है वो है निक्षालन, इसी का नाम है लिचिंग। याद रखना, निक्षालन और लिचिंग के नाम से परिभाषाएं आती है। उसके बाद है अपचयन, कैटाबोलिज्म बोलते हैं इसको, फिर ह्यूमिफिकेशन, और फिर है खनिजीकरण, मिनरलेशन। ये 5 चरण है। तो होता क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपकी किताब में भी ये उदाहरण दिया गया है, एक पौधे की पत्ती का, ये पौधे की पत्ती है, ये पौधे का जो भाग है वो है मृत भाग। ये पौधे की पत्ती है, वो टूटकर इस पौधे से अलग हो गई। मान लीजिए ये पौधा था, ये पौधा था, इस पौधे से पत्ती है वो टूटकर अलग हो गई और जमीन पर गिर गई। ये जमीन मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले इस पत्ती का विखंडन होगा। यहाँ पे मैं विखंडन लिख देता हूँ, पूरा नाम है विखंडन। अर्थात ये जो पत्ती जमीन के ऊपर आई है, या इसे हम बोलेंगे अपरद बोल सकते हैं इसको, अपरद, अपरद आई है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, अपरदहारी, अर्थात इस प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो हमला कर देंगे। हम अपघटन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, परिभाषा आपको समझ में आएगी पूरी। या क्या करेंगे, इसके ऊपर हमला करेंगे, और हमला करने के बाद सबसे पहले इसका विखंडन करेंगे। विखंडन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। विखंडन की परिभाषा आप सभी जानते हो, टुकड़ों के अंदर तोड़ना। यानी क्या करेंगे, इसको पहले टुकड़ों में तोड़ेंगे। जैसे ग्लूकोज बनाया गया इसके अंदर, और भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये सारे बड़े बड़े टुकड़ों में क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं उसको, अपरदारी जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विखंडन कर देंगे इसका। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ केंचुआ या अपरदारी जो जीव होते हैं वो दोनों एक ही बात है, ठीक है। वो इसको क्या करेंगे, विखंडित कर देंगे, और ये जो पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, इसके अंदर ये मान लीजिए इतना भाग ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे इस प्रकार से ऐसे टुकड़ा कर दिया इन्होंने। ये था, ऐसे था, ये पहले एक एक पत्ती थी पूरी, उसके बाद क्या हो गया, इसका विखंडन कर दिया, यानी यहाँ से खा गया इसको, यहाँ से इस प्रकार से टुकड़ों के रूप में इस पत्ती को तोड़ दिया। इसको बोलते हैं हम विखंडन। पहला चरण समझ में आ गया, ये पहला चरण है विखंडन। इसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी मृत कार्बनिक पदार्थ जब आता है, इसको विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है, ये अपरधारियों के द्वारा तोड़ा जाता है। और हम उदाहरण के रूप में इसमें केंचुआ भी ले सकते हैं। ये सबसे पहला काम होता है अपघटन की प्रक्रिया के अंदर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दूसरा चरण है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहला चरण इतना ही इसके अंदर कंप्लीट हो गया, यानी टूटता है, विखंडन होगा। दूसरा है लिचिंग। देखो लिचिंग क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंदर जल में मिले अकार्बनिक पदार्थ पोषक मृदा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं और लवण के रूप में अक्षेपित होते हैं। अब जैसे इसका विखंडन हुआ, विखंडन होने के बाद ये आपको पता है कहाँ पर है, ये मिट्टी की परत के अंदर है, ये मिट्टी की परत है, यानी मिट्टी से टच है, पूरा जमीन के ऊपर गिरा हुआ है। अब जो भी इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, या जो लिचिंग या निक्षालन का मतलब है निकालना, ये मान सकते हैं। निक्षालन का मतलब है निकालना, जिसके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ है, वो कार्बनिक पदार्थ कहाँ प्रवेश कर जाता है, मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब मैं यहाँ पे तीसरा चरण ये मान लो इस प्रकार से लिख रहा हूँ। दूसरा चरण, ये जो कोई भी कार्बनिक पदार्थ था वो इस प्रकार से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर गया, ऐसे इस प्रकार से। ह्यूमस जो है वो मिट्टी में इस प्रकार से ऐसे प्रवेश कर गया। ये मिट्टी के अंदर प्रवेश हुआ तो ऊपर क्या रह जाएगी, इसके कंकाल रह जाएंगे केवल। ये हड्डी मान लो, या अगर जंतु है कोई, और पेड़ पौधे की पत्ती है तो ये पत्ती के अंदर शीरा विन्यास और जाली का शीरा विन्यास होता है, समांतर शीरा विन्यास होता है, वो रहता है इसके अंदर, केवल वो रहता है। और बाकी जो अवशेष है वो कहाँ चला गया, इस प्रकार से मिट्टी के अंदर चला गया। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लिचिंग बोलते हैं या निक्षालन बोलते हैं। यानी पोषक स्तर, ये मृदा का जो स्तर होता है, मिट्टी का स्तर है, इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। ये जो भी पोषक पदार्थ थे वो सारे सारे इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ थे, वो यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं, सॉरी, जो भी कार्बनिक पदार्थ थे वो यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लिचिंग बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा चरण मैं लिख रहा हूँ लिचिंग।
उम्मीद है दोनों समझ में आ गए। पहला क्या है, कोई भी जीव या मृत होता है या उसका जो भाग मृत होता है जमीन पर आता है तो अपरद आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अपरधारी या केंचुआ है वो आक्रमण करता है और उसको विखंडित करता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे विखंडन होने के बाद इसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वो मिट्टी के स्तर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे मैं मिट्टी लिख देता हूँ, ये मिट्टी का स्तर है, मिट्टी स्तर। इस मिट्टी के स्तर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लीचिंग। दूसरा चरण हो गया। इसके बाद क्या होता है, अपचयन। अपचयन की परिभाषा आप सभी को पता है। इसमें क्या होता है, जो भी इसके अंदर एंजाइम है, जो भी पदार्थ है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। पोषक तत्वों का जो होता है इसके अंदर क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जो भी कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे मिट्टी के अंदर जो आए हैं कार्बनिक पदार्थ, इनका अपचयन होता है। अपचयन का मतलब आप सभी जानते हो, कक्षा 10 में भी आपने इसकी परिभाषा पढ़ी है, अपचयन। केमिस्ट्री में आप पढ़ ही रहे हो, 11वीं में पूरी पढ़ ली, 12वीं में भी पढ़ ली, पूरा विवरण में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं, अपचयन का मतलब होता है जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसका छोटे छोटे भागों में या अकार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, टूटना, अपचयन कहलाता है। अकार्बनिक पदार्थों में टूटेंगे। जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में प्रवेश किया, लीचिंग प्रक्रिया के दौरान मिट्टी में प्रवेश कर गया, अब जो मिट्टी में प्रवेश किया हुआ कार्बनिक पदार्थ है इसका क्या होगा, अपचयन होगा। और अपचयन करने के बाद 2 चरण और बच जाते हैं। अब जब भी ये कार्बनिक पदार्थ है, मान सकते हैं हम कार्बनिक पदार्थ था कोई ग्लूकोज, अब जरूरी थोड़ी ग्लूकोज ही होगा, इसके अलावा और भी तो बहुत होंगे। जो भी जीव है उसके परत हो सकती है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर वसा होती है, उसके अंदर लिपिड और भी होते हैं। जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर क्या होंगे, मिट्टी में प्रवेश कर चुके हैं। अब उनके अपचयन प्रक्रिया के द्वारा तोड़ा जाएगा। जब तोड़ा जाता है तो इसके अंदर अगर खनिज तत्व है तोड़ा जाता है तो अगर खनिज है, मान लीजिए खनिज तत्व, जो खनिज तत्व है वो तो कहाँ रह जाएंगे, मिट्टी के अंदर ही रह जाएंगे। इस प्रकार से मिट्टी के अंदर ही रहेंगे। ये खनिज है। खनिज कौन कौन से हो सकते हैं, कोई लोहा हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये खनिज तत्व होते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को, ये मैग्नीशियम वगैरह। अगर ये खनिज तत्व है वो मिट्टी के अंदर ही रह जाते हैं, इस प्रक्रिया को तो कहते हैं हम खनिजीकरण। समझ में आ गया। जो भी अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा जो खनिज बचते हैं कार्बनिक पदार्थों से वो तो मिट्टी में चले जाएंगे, उस प्रक्रिया को कहेंगे खनिजीकरण। और जो ह्यूमस निकलता है, ह्यूमस होता है, उसके बाद जो भी ह्यूमस होता है वो मिट्टी में जाएगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। समझ में आ गया दोनों। देखो इसके बाद पूरा एक बार और से देख लो। सबसे पहला है विखंडन। विखंडन में क्या होता है, जो भी शरीर या जो आता है मेरे शरीर उसका टुकड़ों के अंदर टूटना विखंडन कहलाता है। उसके बाद होता है लिचिंग। इसमें क्या होता है, जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अकार्बनिक पदार्थों के रूप में या मिट्टी के स्तर के अंदर जाता है वो। इसके बाद होता है अपचयन, यानी जो भी पदार्थ है उसको जीवाणु के द्वारा, कवकों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एंजाइमों के रूप में मिट्टी में मिला दिया जाता है या आगे भेजा जाता है, इसको बोलते हैं अपचयन। इसके बाद क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। इस प्रक्रिया में एक गहरे रंग का क्रिस्टल पदार्थ बनता है जिसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है, इसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन के अंदर ह्यूमस का निर्माण होता है। ये क्या होता है, गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ होता है, ये मान लो एक द्रव होता है, इसे हम कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस क्या होता है इसको थोड़ा सा पहले और समझो साइड में, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया ह्यूमस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ह्यूमस। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ये मान लो गहरे रंग का। सामान्यतः एग्रीकल्चर के अंदर बात करें तो इसको भूरे रंग का बोलते हैं, भूरे रंग का। और आपने देखा होगा कोई कुत्ता है, कोई जीव है, मर जाता है सड़क के किनारे, आपने देखा होगा जब मर जाता है तो उसका शरीर कुछ दिनों तक रहता है, उसमें क्या होता है, द्रव निकलता है। वो द्रव क्यों निकला, क्योंकि वहां पे उसके शरीर के अंदर जो भी पदार्थ था वो था। अब उसके बाद कुछ जो मिट्टी थी उस क्षेत्र के अंदर कुछ दिनों के बाद हड्डियां बसती है, उसकी चमड़ी है वो चली जाती है, गायब हो जाते हैं, जो अंग थे वो गायब हो जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। मिले क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, उन जीवों ने हमला किया था। ठीक उसी प्रकार से विखंडन और ये प्रक्रिया की। अब वहां की जो मिट्टी है वो बुरी हो जाती है, कुछ दूर में डार्क हो जाती है, गहरे रंग की हो जाती है ना, उस मिट्टी को बोलते हैं, या जो डार्क गहरे रंग का जो पदार्थ बना है ना वहां पे, उसे बोलते हैं ह्यूमस। अब उसके अंदर क्या होते हैं, उस ह्यूमस के अंदर पोषक तत्व होते हैं बहुत ज्यादा। ये इस प्रकार से, या मान लीजिए यहाँ पे पत्ती थी, अब ये पत्ती तो वहां पे चली गई, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से एक भूरे रंग की परत बन जाती है। अब ये जो परत बनेगी ना, इसके अंदर एक तो गहरे भूरे रंग की होगी, और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, अनेक प्रकार के पोषक तत्व होंगे। अब ये पोषक तत्व क्या करेंगे, इसमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं जो कि पौधों को उगने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार की जो उर्वर खाद होते हैं वो मान सकते हैं, खनिज लवण होते हैं इसके अंदर, तो ये पौधे के लिए लाभदायक होता है। इसको बोला जाता है ह्यूमस। समझ में आ गया। तो ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, ये ह्यूमस का निर्माण होगा। और दूसरा होता है खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा,
इसमें ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होकर कार्बनिक तत्वों के रूप में मुक्त करता है, इसे खनिजीकरण कहते हैं। अब इसको किताबी भाषा में ना समझकर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे जो खनिज तत्व है वो जब मिट्टी में मिल जाएंगे उस प्रक्रिया को कहेंगे हम खनिजीकरण। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन। उम्मीद है ये सारी समझ में आ गई। अब बार बार इसको एक ही बात पर रटने का कोई फायदा नहीं। एक नजर में और देख लीजिए, जो भी जीव है मरता है, मर तब से इसको क्या करते हैं, छोटे कार्बनिक पदार्थ या अपराधारी होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों के रूप में CO2 के रूप में इसको तोड़ देते हैं, उसे बोला जाता है अपघटन। इसके चरण चरण जो है वो 5 चरण है। विखंडन सबसे पहले जो आएगा उसका टुकड़े होंगे, विखंडन बोलेंगे। लिचिंग अथवा निक्षालन, जो भी टुकड़े करने के बाद जो कार्बनिक पदार्थ है वो मिट्टी में मिल जाएगा, इसे हम बोलेंगे लिचिंग। उसके बाद अपचयन, यानी कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थों में अपचयन होगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपचयन। और अपचयन होने के बाद अगर खनिज निकलते हैं, खनिज जो निकलेंगे अपचयन होने के बाद, जो खनिज निकला वो खनिज अगर मिट्टी में जाता है तो उसको हम बोलेंगे खनिजीकरण। और अगर वहां से खनिज के साथ साथ एक गहरे रंग का पदार्थ और निकलता है जिसे बोलते हैं ह्यूमस, वो ह्यूमस जब मिट्टी में जाएगा उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे। ये चरण दोनों बना दिए लेकिन है इसी के भाग है, क्योंकि अपचयन से तो हो रहा है ह्यूमस का निर्माण और खनिजों का निर्माण, लेकिन मिट्टी में जा रही है अलग अलग पदार्थ है, इसलिए 2 चरण बना दिए, लेकिन ये 3 अलग चरण है। ठीक है, टोटल चरण हो जाएंगे इसके 5। और इसके अलावा जो भी CO2 गैस है या और कोई गैस बनती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, इसके द्वारा वातावरण के अंदर छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये CO2 गैस है और इस प्रकार से क्या करते हैं, वातावरण छोड़ देते हैं और उसके बाद वापिस वातावरण से ये ग्रहण कर लेते हैं और जड़ के द्वारा भी ये क्या करते हैं, खनिज तत्व उनको ग्रहण कर लेते हैं और ये चक्कर है वो चलता रहता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। अब ज्यादा जो दिया है इसको विवरण से मतलब टाइम खराब ना करके इसको सीधे पढ़ते हैं हम। देखो, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो चरण आपको दिखाई दे रहे हैं इसको प्रभावित कौन कर सकता है? अब सीधी सी बात है, ये मान लो कारक होते हैं प्रभावित, मतलब कोई भी प्रश्न आप करो ना उसका अर्थ समझो पहले। प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब कौन है? वो रोकने वाले, बस सीधी सी बात है। प्रभावित करता है, कारक करता है। हर शब्द में, हर परिभाषा में हम देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक होते क्या है? यानी प्रभावित का मतलब उसको रोकने वाले, सीधी सी बात। आपने देखा होगा कोई भी आप काम करे वहां पे जो बाधा उत्पन्न हो रही है ना उसको हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। यानी आप दारू पी गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस वाला आएगा या नहीं आएगा, उसको रोकेगा, आपको रोकेगा ना, तो क्या कर रहा है? आपको प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार जो कारक होते हैं ना, यानी कोई भी क्रिया जो हम पढ़ रहे हैं वो क्रिया हो रही है, उसको रोकने वाले होते हैं, वो होते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर रहा था, सूर्य का प्रकाश हो गया, मात्रा हो गई, जो एक तो आवश्यक पदार्थ हो वो, और उसको रोकने वाला जो बाधा करेगा वो क्या कहलाते हैं? उसके कारक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपघटन की प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित कर सकता है आप देखो एक नजर में। तो सबसे पहला तो हो सकता है इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ है वही, यानी अब हो सकता है कोई मृत अवशेष यहाँ पे आया और अन्य आया तो जरूर, लेकिन उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ इतना है ही नहीं कि इसको अपघटन किया जा सके। वो पहले से पत्ती अगर सूखी है तो ह्यूमस बनेगा या खनिज बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके अंदर पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक संगठन। यानी इस पत्ती के अंदर, या पत्ती को जरूर नहीं है, मैंने कहा कोई भी मृत भाग हो सकता है, कोई भी सजीव हो सकता है, उस सजीव में कितना रासायनिक संगठन है उस वो भी क्या करता है? उसको प्रभावित करता है अपघटन की प्रक्रिया को। दूसरा, यहाँ पे कुछ जीवों के अंदर आपने देखा होगा जैसे कीट है, कीट है, कीट जानते हो, इनके चारों ओर, जैसे घोंघा भी है जीव है, इनके चारों ओर कठोर आवरण होता है, काइटिन का बना या लिग्निन का बना वो कठोर आवरण होता है। अब वो क्या होता है, धीरे से आसानी से अपघटित नहीं हो पाता, उसके अंदर ये सूक्ष्म जीव है वो जल्दी से क्रिया नहीं कर पाते उसको, तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। यानी पत्ती है जो सामान्य है, उसी प्रकार मान लीजिए हड्डियां और चमड़ी है और शरीर के अंग है, वो कोमल अंग है, चमड़ी है वो कोमल है, उसको तो क्या करेंगे? ये जल्दी से अपघटित कर देंगे। लेकिन हड्डियां कभी आपने देखा होगा आसानी से अपघटित नहीं होती, उसके अंदर टाइम लगता है बहुत ज्यादा। क्यों लगता है टाइम? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम जैसे कठोर आवरण पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार अगर किसी जीव के चारों ओर आवरण है, काइटिन का बनी कोई परत है। अब ये काइटिन क्या होता है? एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ। ठीक है, जैसे घोंघे के चारों ओर होता है ना, ठीक है, और कवक जो होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है काइटिन की, सेलुलोज की ऐसे। और लिग्निन पदार्थों की अधिकता जो होती है वो भी क्या करती है? अपघटन पदार्थों को या अपघटन की प्रक्रिया को धीरे करती है। समझ में आ गया ये? यानी ये कठोर अगर रासायनिक पदार्थ है तो वो भी प्रभावित करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सामान्य 25 डिग्री से अधिक तापमान और आर्द्र परिस्थितियां अपघटन के लिए अनुकूल होती है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ इस तीनों शब्दों को। प्रभावित कौन कौन कर सकता है इसको, अपघटन की प्रक्रिया को? प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात करें तो पहला तो है इसका रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन क्या होता है? किसी भी जीव के अंदर जो मरकर वहां पे उपस्थित हो रहे हैं, मान लीजिए मिट्टी के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ कितने
और रासायनिक संगठन हो गया। दूसरा, इसके अंदर अगर काइटिन या लिग्निन जैसे पदार्थ उपस्थित है तो वो प्रभावित हो सकती है, यानी अपघटन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, धीरे हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से कोई आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो या लाइसेंस नहीं है आपके पास, अगर रास्ते में पुलिस खड़ी है तो वो प्रभावित हो सकती है यात्रा, रुक सकती है यात्रा। क्यों रुकेगी? क्योंकि वहाँ पे बाधा है, कारक खड़ा है कोई। तो यहाँ पे कारक कौन है? अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? रासायनिक संगठन यानी उस पदार्थ की मात्रा, और काइटिन या लिग्निन से बना कोई पदार्थ। इसके अलावा तीसरा जो है, ये कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा, कि कोई भी तापमान, या मैं लिख सकता हूं तापमान, तापमान होता है वो भी अपघटन की प्रक्रिया के अंदर क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर तापमान 25 डिग्री से ज्यादा है, तापमान क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो ये माना जाता है ज्यादा, से ज्यादा लिख रहा हूं मैं, ज्यादा 25 डिग्री से ज्यादा तापमान है तो वो अपघटन प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि अगर कम तापमान होगा, या कम तापमान को हम कह सकते हैं ठंड होगी, आर्द्र होगी, तो वहां पे अपघटन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो ठंडे इलाके होते हैं, कश्मीर क्षेत्र है, बर्फबारी क्षेत्र, वहां पे अगर कोई जीव मर जाता है, उसकी डेड बॉडी होती है वो वैसी वैसी पड़ी रहती है महीनों तक, क्योंकि अपघटन नहीं हो पाता। और क्यों नहीं होता अपघटन? क्योंकि वहां पे तापमान कम है, बहुत कम है, माइनस में तापमान रहता है। इसी कारण वहां पे अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है, और वो 25 डिग्री से कम तापमान होने के कारण धीमी हो जाती है। तो उसने प्रभावित किया ही नहीं, किया, रोका ही नहीं, रोका। पर आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई मृत हो जाता है, कोई जीव, सॉरी, मनुष्य के अंदर कोई मर जाता है, उसकी बॉडी को लाने में समय ज्यादा लग रहा है, उसकी फैमिली से ज्यादा दूर है, कोई विदेश में रह रहा है, लेके आ रहे हैं, तो उसको बर्फ में रखते हैं। क्यों रखते हैं बर्फ में? ताकि ये अपघटन की प्रक्रिया ना हो जाए। बर्फ में रखकर क्या किया जाता है, उसका तापमान है वो कम किया जाता है। बर्फ की क्रिया में बर्फ के चारों ओर बर्फ लगा देंगे या उसी को बर्फ के अंदर रखेंगे, तापमान कम होगा 25 डिग्री से, तो अपघटन धीरे धीरे होगा, यानी आसानी से, जल्दी से वो शरीर है वो खराब नहीं होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लगेगा, उसके बाद इसे दफना दिया जाएगा, या वहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, सूक्ष्म जीव होगी, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके अपघटन की प्रक्रिया वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपघटन वाला टॉपिक। और 12.1 वाला जो डायग्राम है वो किताब में देख लेना। अब नेक्स्ट आगे देखिए, ऊर्जा प्रवाह। आज हम इस चैप्टर को कर देंगे क्या, कोशिश करेंगे। चलो तेज, स्पीड तेज है थोड़ी स्पीड इसलिए तेज है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, इसलिए ये वन शॉट के रूप में तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा विवरण से समझाता हुआ चल रहा हूँ इसलिए। चलो कोई नहीं। ऊर्जा प्रवाह, इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो इंग्लिश में। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, यानी कोई भी जीव, पहले कौन सा था जो ऊर्जा का निर्माण करा था, उत्पादक। उत्पादक, ये उत्पादक जो होते हैं उसको, ये ऊर्जा का निर्माण किया इसने, ऊर्जा बनाया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। अब ये ऊर्जा आगे जाएगी या नहीं जाएगी, आगे किस में जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद इसको खाएगा द्वितीय उपभोक्ता, उसमें जाएगी। उसके बाद इसको खाएगा तृतीय उपभोक्ता, तो ये ऊर्जा है उसमें जाएगी, सभी को पता है। अब ये जो उपभोक्ता ऊर्जा है वो एक पोषक स्तर से, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसका पूरा विवरण जो दिया गया वो पूरा नहीं पढ़ रहा मैं, एक बार यहाँ पे इतना आपको समझ लीजिए। अब ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पे दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वो एक दिशीय होता है, या यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय और दूसरा जो है, ऊर्जा जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरित होता है। ये दो मुख्य बात आपको याद रखनी है। ऊर्जा प्रवाह कहते किसे, अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसे बोला जाता है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह एक दिशा होती है, एक दिशा का मतलब होती है वो हमेशा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर आएगी और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर आएगी, ये वापिस उस दिशा में नहीं जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है इसको एक दिशा, यानी आगे से आगे इस प्रकार से चलेगी। यानी पेड़ पौधा है, कोई भी पौधा है, ये ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको खाने वाला शाकाहारी होगा, लेकिन उस शाकाहारी को खाने वाला पौधा कभी नहीं होगा, अपोजिट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक दिशीय। और अब ये जो शाकाहारी है इसको खाएगा मांसाहारी, अब मांसाहारी को शाकाहारी कभी नहीं खाएगा, तो ये अपोजिट नहीं जाएगी, जिस दिशा में चल रही है वो एक ही दिशा में जाती है ऊर्जा, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको एक दिशीय बोलते हैं। दूसरा, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% ही जाता है, यानी पौधे ने अगर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण किया है
तो इसको खाने वाला जो शाकाहारी जीव होगा, प्राथमिक पोषक स्तर होगा, वहां पर ऊर्जा है वो 10% ही जाएगी। तो 1000 का 10% होता है 100 किलो कैलोरी ही ऊर्जा इसके पास जाएगी। अब इस शाकाहारी को कोई मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता अगर खाता है तो इसके पास इसकी 10% यानी 100 का 10% होता है 10 किलो कैलोरी। और अगर इसको अन्य उपभोक्ता या और जीव खाते हैं तो वहां पे इसकी 10% हम कहेंगे 1 किलो कैलोरी। ये मैंने उदाहरण दिया 100 वाला उदाहरण वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब ऊर्जा जाती है तो वो केवल 10% ही जाती है, स्थानांतरित होती है। ये दो नियम आपको ऊर्जा के अंदर या ऊर्जा प्रवाह में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये जो दूसरा है 10% वाला, इसको पारिस्थितिक दक्षांश का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है 10% का नियम जाता है ना, इसलिए दक्षांश नाम है। इसे कहते हैं पारिस्थितिक दक्षांश, दक्षांश बोलते हैं इसको, पारिस्थितिक दक्षांश का नियम। और इसने इस नियम को देने वाला वैज्ञानिक था लिंडमैन, इसीलिए इसे लिंडेमान का नियम भी कहते हैं एक बार, ठीक है। तो ये मुख्य बात है, ये नाम जो है वो याद रखना आपको, पारिस्थितिक दक्षांश। क्या होता है पारिस्थितिक दक्षांश? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा है वो 10% जाती है, इसे कहते हैं पारिस्थितिक दक्षांश का नियम। और ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय ही होता है। इसके बाद होता है दूसरा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? स्पीड तेज तो ज्यादा तेज तो नहीं है ना? कमेंट कर देना भी ज्यादा तेज है तो। उसके बाद देखो दूसरा है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला, कोशिश करूंगा मैं ये हो जाए। चैप्टर कितने पेज रह गए इसके? ठीक है, टॉपिक तो 3 है लेकिन आज हो नहीं पाएगा ये। चलो खाद्य श्रृंखला को तो पढ़ ही लेते हैं। क्या होती है फूड चेन? देखो एक मिनट, हाँ खाद्य श्रृंखला देखो। अब खाद्य का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, भोजन। खाद्य का मतलब क्या है, भोजन। और हम जो पारितंत्र पढ़ रहे हैं तो अब तक मुख्य जो हमारा टॉपिक रहा है वो भोजन ही रहा है। तो खाद्य का मतलब क्या है, भोजन। और श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जंजीर। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जंजीर। यहां से समझो इसको, जंजीर। यानी भोजन के लिए अगर हम पारितंत्र में देखते हैं, घटकों को देखें, भोजन के लिए घटकों को जब हम पारितंत्र के अंदर देखते हैं तो एक लंबी श्रृंखला बनती है, एक जंजीर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कैसे बनती है देखो, कि सबसे पहले आपको पता है उत्पादक होते हैं। अब इन उत्पादकों को खाएगा कौन? प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीय उपभोक्ता खाएगा। और द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीय उपभोक्ता खाएगा। खाएगा या नहीं खाएगा? अब ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता है, तो यहाँ पे देखो भोजन का स्थानांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा? भोजन की बात करें, भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। और भोजन का स्थानांतरण होता है तो एक जंजीर बन रही है या नहीं बन रही? यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक लंबी जंजीर बन रही है, इसको क्या बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। देखो परिभाषा इसकी कि पारितंत्र के विभिन्न जीवों के ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और पारतंत्र में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए उत्पादकों से उपभोक्ता तक, ये देख लीजिए, उत्पादकों से उपभोक्ता तक, तृतीय उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता तक क्या है, एक श्रृंखला बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, या इसे हम कहते हैं फूड चेन या भोजन जंजीर। मैंने नाम दिया, आप मत लिखना ना, आप केवल खाद्य श्रृंखला ही लिखना। अब ये जो सॉरी, ये जो स्तर है इसको पोषक स्तर बोलते हैं। ये पहले पढ़ चुके हम, प्राथमिक पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, ये तीनों। जो सबसे पहले उत्पादक होते हैं इसको बोला जाता है प्राथमिक पोषक स्तर। प्राथमिक पोषक स्तर, ये पोषक स्तर है, ये पहला पोषक स्तर है जो उत्पादक है, ठीक है, प्राथमिक पोषक स्तर है। अब इनको खाने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो है द्वितीयक पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर। और द्वितीय उपभोक्ता है वो आएगा तृतीयक पोषक स्तर में, तृतीयक पोषक
स्तर और ये आएगा चतुर्थ पोषक स्तर। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जिसने नहीं समझा है प्रश्न आएगा कैसे वो देखो पहले तो, या एक बार इसको मैं उदाहरण और जो ये हो गया पोषक स्तर हो गया, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायग्राम बना रहा मार्कर में भी सही डाल दिए। ये हो गया कोई पौधा मान लो, इस पौधे को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहेंगे। अब ये जो पौधा है ये उत्पादक में आएगा, लेकिन स्तर की अगर बात करें तो किस में आएगा, ये प्राथमिक पोषक स्तर में आएगा। समझ में आ गया। अब इसको खाने वाला ये मान लो कोई टिड्डा है। अब ये टिड्डा है तो शाकाहारी, और अगर हम बात करें इसकी उपभोक्ता की तो कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन स्तर की अगर बात करें, पोषक स्तर की अगर बात करें तो ये द्वितीय पोषक स्तर में आएगा। अब इस टिड्डे को खाने वाला जो जीव है मेंढक, अब वो मेंढक किस में आएगा, उपभोक्ता की दृष्टि से अगर बात करें देखो द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। लेकिन यहाँ पे पोषक स्तर से अगर बात करें तो पोषक स्तर यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि उपभोक्ता आगे से शुरू है, यहाँ से तो प्राथमिक शुरू है, पहला जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा द्वितीय, केवल दूसरे यहाँ है। लेकिन पोषक स्तर यहीं से शुरू हो चुका है, उत्पादकों से पोषक स्तर शुरू हो चुका है, पहला यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, यानी उपभोक्ता जो आएगा तो मेंढक जो द्वितीय में आएगा, लेकिन पोषक स्तर की अगर बात करें तो तीसरे में आएगा। उसी प्रकार इस मेंढक को खाने वाला मान लीजिए सांप है, तो वो जो सांप है वो उपभोक्ता की दृष्टि से अगर बात करें तो तृतीय उपभोक्ता ही है, क्योंकि पहली बार इसने खाया, दूसरी बार इसने खाया, ये केवल तीसरी बार ही खा रहा है इसको, तो उपभोक्ता तो है तृतीय। लेकिन पोषक स्तर से अगर बात करें तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पोषक स्तर में ये आएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे तीन चीजें मैंने दर्शाई है। पहली ऊपर की जो श्रृंखला दर्शाई गई है इसके अंदर ये दर्शाया गया, अभी चित्र बना के मैंने दर्शाया कौन क्या है। दूसरी जो है वो है उत्पादक, उपभोक्ता, और ये इसको दर्शा रहा है, यानी प्राथमिक उत्पादक हो गए, इसको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता हो गए। और तीसरा जो आपको सारणी में तीसरा जो चरण आपको दिखाई दे रहा है वो है पोषक स्तरों का है। पोषक स्तर परिभाषा ये हो जाएगी, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है उसे हम पोषक स्तर कहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो पौधा है, पोषक स्तर हो गया। उसके बाद दूसरा जो वो द्वितीय पोषक स्तर हो जाएगा जिसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता जो है वो आ जाएगा तृतीय पोषक स्तर में, और तृतीय उपभोक्ता जो आएगा चतुर्थ पोषक स्तर में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न बन रहे हैं ना वो इस प्रकार से बन सकता है कि जो द्वितीय उपभोक्ता आता है वो कौन से पोषक स्तर में आएगा। याद रखना उपभोक्ता जो है वो एक आगे हो जाएगा, बस सीधी सी बात। पौधे तो आ रहे हैं सिर्फ केवल प्राथमिक पोषक स्तर में, यानी पौधे की जगह उत्पादक नाम आएगा, उत्पादक केवल प्राथमिक पोषक स्तर में आएंगे। इसके बाद उपभोक्ता का जब भी नाम आएगा उससे एक प्लस कर देना। जैसे मैंने कह दिया प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर में आता है तो द्वितीय में आएगा। अगर मैंने कह दिया तृतीय उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर में आएंगे तो उपभोक्ता तृतीय, एक प्लस कर दो 4, चतुर्थ पोषक स्तर में आएंगे। ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर में आएगा तो एक प्लस कर देना, तृतीय पोषक स्तर में आएगा। ठीक है। उपभोक्ता का नाम आते ही एक प्लस कर देना, और उत्पादक अपने आप ही पहले में है। ये समझ में आ गया इतना। ये खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला जो होती है वो निम्न पोषक स्तर में होती है। देखो दिया गया है सबसे पहले हरे पौधे प्रथम पोषक स्तर में आएंगे, देख लो उत्पादक हरे पौधे प्रथम पोषक स्तर में आएंगे। द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ये शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये द्वितीय पोषक स्तर में आएंगे। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जो होते हैं वो तृतीय पोषक स्तर में आएंगे, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी तृतीय पोषक स्तर में आएंगे। और तृतीय उपभोक्ता उच्च मांसाहारी जो होते हैं वो आएंगे चतुर्थ पोषक स्तर के अंदर आएंगे, ये चतुर्थ पोषक स्तर के अंदर है। ये इतना मैंने सांप ये उदाहरण दिए थोड़े बहुत, उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया। और खाद्य श्रृंखला के प्रकार बचे हैं वो कल पढ़ेंगे हम। सामान्य खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, चलो पूरा विवरण कल ही पढ़ेंगे, अभी नहीं हो पाएगा। उम्मीद है जितना करवाया वो समझ में आ गया सारा। स्पीड तेज नहीं होगी, या फिर भी आपको लगे कुछ क्वालिटी में, यानी कई बार कमेंट आया था ब्लर हो रहा है कि ऐसा कुछ कमेंट था, तो वो अगर कोई इस प्रकार से कोई भी समस्या है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। समझ में नहीं आ रहा है स्पीड के कैसी करनी है, तेज करनी है, कम करनी है, वो सारा मुझे बताइए। आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा मेरे को, नहीं था मेरे अनुसार तो सब कुछ ठीक है। माइक सच तो है। ठीक है। तो आप समस्या जो भी है वो बताइए, बताने के बाद ही उस समस्या का समाधान होगा। पहले दिन समस्या आई थी, उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा हमने सुधार कर लिया। अभी और भी थोड़ा बहुत सुधारने का प्रयास चल रहा है, आपके लिए सब कुछ करेंगे। कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, बताइए। और कोई टॉपिक जो हार्ड लग रहा है उसको वो भी बताना, वो समझा दूंगा मैं अलग से। अभी लगातार क्लास होगी, नो टेंशन। ठीक है। तैयारी कीजिए, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। ओके।